आप देखेंगे कि यहाँ पर 1857 का विद्रोह हो जा रहा है और विद्रोह के बाद काफी चेंजेस दिखाई दे रहे हैं। अब वो चेंजेस के बाद क्या एडमिनिस्ट्रेशन में चेंजेस आए, उसको हिस्ट्री का सब्जेक्ट है, उसको हिस्ट्री में देखेंगे। 1857 का रिवोल्ट, क्योंकि हम लोग पॉलिटी पढ़ रहे हैं तो पॉलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से ही हम लोग एक्ट पढ़ रहे हैं, हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं पढ़ रहे हैं। अब 1858 का भारत शासन अधिनियम आया। क्या आया भारत शासन अधिनियम। अब इस अधिनियम के द्वारा क्या किया गया, इस अधिनियम के द्वारा कई सारे प्रोविजंस लाने की कोशिश की गई। सबसे पहले जो गवर्नर जनरल था इसको समाप्त कर दिया गया, इसको रिप्लेस करके क्या बनाया गया, एक पद नया, वायसराय, है ना। और इस अधिनियम के द्वारा अब शासन किसका हो गया, महारानी का शासन या क्राउन का शासन हो गया। अब क्राउन का शासन आ गया, ठीक है। वायसराय बना। पहला वायसराय कौन था, तो आपको बताना है लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड एक सम्मान की सूची थी, हम लोग चाहें तो उसका इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, थोड़ा ऐसा लगता है जैसे कि दास से दास लोग हैं हम लोग, लॉर्ड बोल रहे हैं किसी को, ठीक है। इस एक्ट के द्वारा क्या किया गया, जो नियंत्रण बोर्ड बनाया था बोर्ड ऑफ कंट्रोल, जो नियंत्रण बोर्ड बनाया था, बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाया था, वो खत्म कर दिया गया। जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर थे या जो निदेशक कोर्ट था वो भी यहां पर समाप्त कर दिया गया। जो द्वैध शासन चल रहा था कि प्रशासनिक और राजनीतिक कार्य अलग अलग तरीके से बटे हुए थे, वो समाप्त कर दिया गया। लेकिन एक नई चीज शुरू की गई, यहां पर एक नई चीज शुरू हो रही है। वो नई चीज का नाम क्या है, उस नई चीज का नाम है भारत का राज्य सचिव। भारत का एक राज्य सचिव का एक पद बनाया गया, ठीक है। भारत के राज्य सचिव का पद स्टार्ट होता है। तो पूछा जाए किसके द्वारा निदेशक बोर्ड एक्ट ऑफ द्वैध शासन की स्थापना को ये समाप्त कर दिया गया, 1858 के द्वारा। पहला वायसराय कौन था, लॉर्ड कैनिंग। लास्ट गवर्नर जनरल कौन था, लॉर्ड कैनिंग। किस एक्ट के द्वारा भारत के राज्य सचिव का पद बनाया गया, तो भी आपको बताना 1858 का एक्ट। यह क्या हुआ, यह ब्रिटिश कैबिनेट का सदस्य हुआ करता था। ये जो राज्य सचिव था ये क्या हुआ करता था, ये ब्रिटिश कैबिनेट का हुआ करता था। ब्रिटिश कैबिनेट का ये भाई साहब सदस्य थे। और ये क्या थे, ये संसद के प्रति, पार्लियामेंट के प्रति रिस्पॉन्सिबल थे। ये क्या थे, पार्लियामेंट के प्रति उत्तरदायी थे कि वहां आप क्या काम कर रहे हो उसकी सारी जवाबदेही आपको पार्लियामेंट को देना होगा। और इनकी हेल्प के लिए, किसके लिए, इनकी सहायता के लिए एक 15 सदस्यीय परिषद बनाई गई। इसकी सहायता के लिए क्या हुआ, एक 15 सदस्यीय परिषद थी, ठीक है। तो याद रखना आपको कि भारत के राज्य सचिव का पद कहां पर स्टार्ट हुआ और किसके प्रति रिस्पॉन्सिबल था। ये चीजें करने के बाद आप ध्यान से देखना, एक आया 1861 का एक्ट, 1861 का अधिनियम। अब सब एक्ट चल रहे हैं, 1861 का अधिनियम, ठीक है। अब यहां पर क्या किया, एक नई चीज लेके आया, बहुत इंपॉर्टेंट है। बोल रहे कानून बना रहे हैं हम लोग, भारत के लिए बना रहे हो, तो भारत के लिए कानून बना रहे हो ना, तो क्या डिमांड चल रही थी कि भारतीयों को भी तो शामिल करो इसमें। तो कानून बनाने में, कानून निर्माण में क्या किया गया, भारतीयों को शामिल करने की कोशिश की जा रही है। कानून निर्माण में क्या किया जा रहा है, भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल कर रहे हैं, ठीक है। अगर यहां पर भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल कर रहे हैं तो क्या होगा, पहली बार तो क्वेश्चन पूछेंगे, आईएएस के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किस एक्ट के द्वारा कानून निर्माण में भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल किया गया, तो आप बताना 1861 के एक्ट के द्वारा, ठीक है। अब क्या करेगा, वायसराय हुआ करता था, कुछ भारतीयों को क्या करेगा, अपनी परिषद में लेके आएगा, या उनको नॉमिनेटेड कर सकता है, या उनको गैर सरकारी उसमें ला सकता है। तो बस पूछते हैं इतना ही है, ठीक है। 1862 में इसमें क्या किया, थोड़ा सा इसमें काम किया, क्या करो भैया ले आओ, तो अपनी परिषद में ले आओ। किसको ले आए, तो किस किस को लेके आए, तो आप देखेंगे बनारस के राजा को लेके आए थे, जो बनारस का राजा था ये उसको लेकर आए, पटियाला के महाराजा को लेकर आए, पटियाला के महाराजा को लेकर आए, और सर दिनकर राव को। अब ये क्या किया,
ये गवर्नर वायसराय की परिषद में आ गए। क्या आ गए? ये वायसराय की परिषद में शामिल हो गए। अब वायसराय की परिषद क्या करती थी? कानून निर्माण का काम करती थी। ठीक है, जो शक्तियां छीन ली गई थी बंबई और मद्रास की, वो इस एक्ट के द्वारा दोबारा लौटा दी गई। कैसे शक्तियां छोड़ दी गई? विधायी शक्तियां जो मद्रास और बंबई की थी, वो इस एक्ट के द्वारा उनको दोबारा दे दी गई। तो याद रखना, मद्रास और बंबई, इन दोनों को क्या किया गया? विधायी शक्तियां दी गई। विधायी शक्तियां दी गई। इसका मतलब क्या कर रहे हैं? जब वो शक्तियों का डिवीजन कर रहे हैं, इसका मतलब क्या हो रहा है? इसका मतलब क्या हो रहा है? विकेंद्रीकरण शुरू हो रहा है, शक्तियों का विकेंद्रीकरण। तो पूछा जाएगा शक्तियों का विकेंद्रीकरण किस एक्ट के द्वारा हुआ? तो आप तुरंत बताएंगे 1861 के द्वारा। किस एक्ट के द्वारा बंबई और मद्रास को विधायी शक्तियां दी गई? आप बताएंगे 1861 के एक्ट के द्वारा। ठीक है, इसी के कारण जो आप देखोगे 1937 में, इसके द्वारा, इसी विकेंद्रीकरण के द्वारा 1937 तक, 1970 जो शुरुआत हुई थी 1937 तक प्रांतों को संपूर्ण आंतरिक स्वायत्तता मिल गई थी। संपूर्ण आंतरिक स्वायत्तता दे दी गई थी। स्वायत्तता दे दी गई थी। ठीक है, कुछ अधिकार थे जो रिजर्व थे, जो गवर्नर जनरल, जिसको हम लोग कहते हैं वायसराय के पास थे। ठीक है, इसी एक्ट के द्वारा बहुत सारी चीजें की गई। अगर आप देखो, इस एक्ट के द्वारा 1862 में क्या हुआ? बंगाल में विधान परिषद की स्थापना हुई। एक विधान परिषद बन गई इस एक्ट के द्वारा। आओ भैया, आप लोग खुद अपना काम करो। 1866 में क्या हुआ? है ना, उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत पर भी यही किया गया, इसी को लेके आए वो लोग। ठीक है, 1897 में क्या हुआ? पंजाब में क्या हुआ? विधान परिषदों का गठन होता है। पंजाब में विधान परिषद बनी। तो ये सारी चीजें हैं, ठीक है, जिनके लिए इनकी स्थापना की गई है कि भैया आ जाओ भैया, विकेंद्रीकरण कर दिया, शक्तियों का पृथक्करण हो गया। ठीक है, अब वायसराय क्या कर सकता था? सिर्फ वायसराय को यहां पर एक अध्यादेश जारी करने का दिया गया। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये नोट है आपको। वायसराय क्या करता था? वायसराय को आपातकाल में बिना काउंसिल की अनुमति के, जो इसकी काउंसिल थी, बिना काउंसिल की अनुमति के अध्यादेश जारी करने का राइट दिया गया। अध्यादेश जारी करने का अधिकार। ठीक है, क्या दिया गया? इसे अध्यादेश जारी करने का अधिकार दिया गया। इसकी वैलिडिटी कितनी थी? जो 6 माह तक वैलिड होगा। तो इसकी वैलिडिटी पूछे कितनी होगी? 6 महीने इसकी वैलिडिटी होगी। इसके बाद एक एक्ट आता है 1892 का एक्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है। 1892 का एक्ट। अब ये जो 1892 का एक्ट था, ये बड़ा इंपॉर्टेंट था। इसमें क्या किया गया? अतिरिक्त सदस्यों की संख्या, ठीक है, या विधान परिषद में सदस्यों की संख्या बढ़ा दी गई। हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, हम बस इतना जानेंगे कि बजट पर बहस का अधिकार दे दिया गया। लेकिन ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कार्यपालिका में प्रश्नों का उत्तर, ठीक है, कार्यपालिका के प्रश्नों का उत्तर, कार्यपालिका के प्रश्नों का उत्तर देने की यहां पर बात की गई। इसके बाद एक्ट आता है 1909 का एक्ट, या 1909 का अधिनियम। इस अधिनियम को बोलते हैं मार्ले मिंटो। इसको क्या बोलते हैं? मार्ले मिंटो अधिनियम। अब भाई साहब, जो मार्ले मिंटो अधिनियम क्या था? मार्ले साहब क्या थे? मार्ले साहब थे राज्य सचिव, ये थे राज्य सचिव। और मिंटो साहब क्या थे? ये थे वायसराय। तो याद रखना कौन क्या था, याद रखना होता है इसमें। ठीक है, कई बार इससे छोटे मोटे बच्चों वाले क्वेश्चन वो पूछ लेते हैं।
अब जैसे कार्यपालिका के प्रश्नों का उत्तर, मतलब प्रश्न पूछने की बात हो रही थी, वो आप क्या कर सकते थे, आप उस पर प्रति प्रश्न पूछ सकते, उत्तर पे भी प्रश्न पूछ सकते थे। तो यहां पर क्या हुआ, अनुपूरक प्रश्न पूछ सकते हो आप, अनुपूरक प्रश्न, प्रश्न पूछना मतलब उत्तर पर भी आप प्रश्न पूछ सकते हो कि ऐसा क्यों। ठीक है, बजट पर संकल्प रखवाओ, बजट पर संकल्प रखना है ना, बजट को पारित करने से पहले उस पर बहस करवाने की अनुमति देना। ठीक है, और पहली बार यहां पर एक भारतीय को, जिसका नाम था सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, को वायसराय की कार्यकारिणी परिषद का सदस्य बनाया गया, पहली बार इस एक्ट के द्वारा। याद रखना, पहली बार किसी भारतीय को, किसी भारतीय को, उस भारतीय का नाम हमको याद रखना है, उस नाम है इसका सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। अब सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा को क्या बनाया गया, वायसराय की, वायसराय की कार्यकारिणी परिषद का, कार्यकारिणी परिषद का सदस्य बनाया गया। बहुत इंपॉर्टेंट है, वो पहला व्यक्ति कौन था जिसे वायसराय की कार्यकारिणी परिषद का सदस्य बनाया गया, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। ठीक है, ये कौन से सदस्य बने, किस रूप में बने, तो ये विधि सदस्य बने थे, याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यहां से भी क्वेश्चन बनता है, यहां से भी क्वेश्चन बनता है। ठीक है, और पहली बार इसी एक्ट के द्वारा जो सबसे विवादात्मक प्रोविजन था कि मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व किस एक्ट के द्वारा, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व किस एक्ट के द्वारा लाया गया, प्रतिनिधित्व किस एक्ट के द्वारा लाया गया, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का प्रोविजन मुस्लिमों के लिए, मतलब कुछ सीटों पर कहीं से केवल मुस्लिम ही खड़े हो सकते हैं। ठीक है, तो वो प्रोविजन कौन लेके आया, वो सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का प्रोविजन 1909 के एक्ट के द्वारा आया। 1909 का एक्ट काफी बड़ा है, हम लोग वहां पर डिटेल में पढ़ेंगे हिस्ट्री वाले सेक्शन में, हमें यहाँ पर सिर्फ पॉलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है, तो पॉलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से जो अपना चल रहा है उसको ध्यान से देखिए। फिर आया 1919 का एक्ट, 1919 का एक्ट, कॉन्स्टिट्यूशन डेवलपमेंट को हम लोग पढ़ रहे हैं, इसको हम लोग बोलते हैं 1919 के एक्ट को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार बोलते हैं इसको, सुधार शब्द उन्होंने दिया था। ठीक है, अब मॉन्टेग्यू क्या थे, ये राज्य सचिव थे, और चेम्सफोर्ड क्या थे, वायसराय थे। ठीक है, अब जब ये एक्ट आया तो क्या नया प्रोविजन आया। ठीक है, पहली बार केंद्रीय और प्रांतीय सूचियों की बात की गई, राज्य सूची क्या है और केंद्र की सूची क्या है, केंद्रीय और प्रांतीय सूचियां बनी कि किन के लिए कौन कौन से सब्जेक्ट हैं जिस पर वो कानून बना सकते हैं। ठीक है, और राज्यों पर केंद्रीय नियंत्रण, जब सूचियां बन जाएंगी तो क्या होगा, इसका इफेक्ट क्या पड़ेगा, इससे राज्यों पर केंद्रीय नियंत्रण कम होगा, राज्यों पर केंद्र का नियंत्रण क्या हुआ, कम हुआ। ओके, अब यहीं पर कुछ प्रांतीय विषयों की बात की गई, लेकिन कुछ ऐसे प्रांतीय विषय बनाए गए, उनको दो प्रकार में डिवाइड करा गया, एक विषय थे हस्तांतरित और दूसरे थे आरक्षित, दूसरे थे आरक्षित। जो आरक्षित थे वो केंद्र के पास रखे गए। ठीक है, तीसरी जो इंपॉर्टेंट बात थी, इस एक्ट के द्वारा द्वैध शासन आता है, द्वैध शासन, हम पीछे भी पढ़ चुके हैं, अभी थोड़ी देर पहले हमने बात की थी, द्वैध शासन की शुरुआत देखने को मिलती है। ठीक है, 1784 में, तो द्वैध शासन की व्यवस्था वहां से शुरू होती है। पूछा जाए द्वैध शासन, द्विसदनी व्यवस्था, द्विसदनी व्यवस्था और प्रत्यक्ष निर्वाचन की व्यवस्था, पहली बार। ठीक है, तो द्वैध शासन आया, द्विसदनी व्यवस्था आई, प्रत्यक्ष निर्वाचन आया, इसको ऐसे लिखिए, द्विसदनीय व्यवस्था। ठीक है, प्रत्यक्ष निर्वाचन शुरू किया कि भैया आप वोट डाल सकते हो, संपत्ति का प्रोविजन रखा गया था। प्रत्यक्ष निर्वाचन किस एक्ट के द्वारा शुरू हुआ, तो यहां से शुरू हुआ। ठीक है, और यहीं पर राज्यसभा और लोकसभा का गठन, इतनी चीजें लाई गई।
ठीक है। अब जो वायसराय की कार्यकारिणी थी उसमें 6 सदस्य हुआ करते थे, 6 में से 3 भारतीय होना जरूरी, ठीक है। तो वायसराय की काउंसिल में 6 में से 3 सदस्यों का भारतीय होना आवश्यक है, ठीक है। इसने पहली बार केंद्रीय बजट को राज्यों से अलग कर दिया। इस एक्ट में बहुत इंपॉर्टेंट प्रोविजन था कि केंद्रीय बजट राज्यों से क्या हो गया, अलग कर दिया गया, ठीक है। अब यहां पर सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व तो बढ़ रहा है। क्या हुआ, यहां पर सिखों के लिए ईसाइयों के लिए, जो 1919 के एक्ट में केवल मुस्लिमों के लिए था, अब वो सिखों, ईसाइयों, एंग्लो इंडियंस और यूरोपियों के लिए भी कर दिया गया। यूरोपियों के लिए पृथक निर्वाचन लेके आ गया। मतलब वो और लोगों को बांटने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि जैसे जैसे देश में राष्ट्रवाद की लहर बढ़ती जा रही थी, ठीक है, लोग अंग्रेजों के शोषण को समझने की कोशिश कर रहे थे, वैसे वैसे वो बांटते जा रहे थे, ठीक है। अब संपत्ति, कर और शिक्षा, 3, मतलब अगर आपको वोटिंग करना है, जो मताधिकार, जो वोटिंग राइट था, मताधिकार, उसके लिए 3 शर्तें थी कि आपके पास कुछ संपत्ति होनी चाहिए, आप टैक्स देते हो, और आप कितने शिक्षित हैं, शिक्षा। तो मताधिकार के लिए ये 3 चीजों की वो बनाई गई कि भैया इनके आधार पर मताधिकार दोगे। आप क्या करोगे, इनके बेस पर आप मताधिकार दोगे, ठीक है। अब 1926 में सिविल सेवकों की भर्ती के लिए इसी आयोग के द्वारा 1926 में एक ली कमीशन बनाया गया, एक ली आयोग किस लिए बनाया गया, सिविल सेवकों की भर्ती के लिए, सिविल सेवकों की भर्ती के लिए बनाया गया, बड़ा इंपॉर्टेंट था। इसके बाद हमारा जो लास्ट एक्ट आता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, 1935 का एक्ट। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का मोस्टली प्रोविजन है, सबसे बड़ा हिस्सा 1935 का एक्ट है, 1935 का एक्ट है। तो इसमें हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जानेंगे, बाकी तो हमें कॉन्स्टिट्यूशन में जानना ही है, तो वहां पर क्या प्रोविजंस कहां से आए मुस्लिम लोग उसी समय जानेंगे। तो 1935 का जो एक्ट था बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां पर अब 3 सूचियां बन गई, अभी तक 2 सूचियां थी, अब यहां पर क्या हो गई, 3 सूचियां। पहली जो लिस्ट थी उसको बोलते हैं यूनियन लिस्ट, ठीक है, जिनको हम लोग संघ की लिस्ट बोलते हैं, यूनियन लिस्ट, संघ सूची। दूसरी थी स्टेट सूची, और तीसरी थी समवर्ती या फिर कॉनकरेंट लिस्ट, तीसरी बनाई गई समवर्ती सूची। तो 3 सूचियां। अब केंद्र में द्वैध शासन शुरू हुआ, प्रांतों में समाप्त। जो द्वैध शासन था वो प्रांतों में क्या कर दिया गया, वो प्रांतों में समाप्त, लेकिन अब केंद्र में शुरू, द्विसदनी विधायिका बना दी गई, ठीक है। अब 6 राज्यों में द्विसदनी व्यवस्था लाई गई उस समय, इसी के द्वारा भारत परिषद को समाप्त कर दिया गया, भारत परिषद के कार्यों को समाप्त कर दिया गया। इसी एक्ट के द्वारा आरबीआई की स्थापना हुई, इसी एक्ट के द्वारा यूपीएससी संघ लोक सेवा आयोग की स्थापना हुई, इसी के द्वारा स्टेट पीएससी राज्य लोक सेवा आयोगों की स्थापना हुई, और 1937 में संघीय न्यायालय की स्थापना हुई। संघीय न्यायालय मतलब फेडरल कोर्ट, संघीय न्यायालय की स्थापना हुई 1937 में। ये कुछ प्रोविजंस थे जो आपको याद रखना है। एक एक लाइन पे क्वेश्चन बनते हैं, इस पे क्वेश्चन बनते हैं कि भारत में द्वैध शासन प्रांतों में कब समाप्त किया गया, 1935 के एक्ट के द्वारा। 3 सूचियां कब शुरू की गई, या समवर्ती सूची को कब जोड़ा गया, 1935 के एक्ट के द्वारा। भारत परिषद को किस एक्ट के द्वारा समाप्त किया गया, भारत में यूपीएससी और स्टेट पीएससी जैसी संस्थाओं की शुरुआत किस एक्ट के द्वारा हुई, संघीय न्यायालय की स्थापना किस एक्ट के द्वारा की गई। ये सभी प्रोविजंस 1935 के एक्ट में थे। बाकी बहुत सारी चीजें हैं वो हम लोग संविधान को पढ़ने के साथ साथ पढ़ेंगे।
तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा और समझ में आएगा, तो इसे लाइक करना और सब्सक्राइब करना दोस्तों ना भूलें, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो हमारे सब्सक्राइबर बढ़ेंगे, तो मैं ज़्यादा लोगों तक अपनी बात पहुँचा पाऊंगा और मैं भी वीडियो बनाने के लिए प्रेरित होता रहूँगा। तो इसी तरह जुड़े रहिए, मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।